20वीं सदी की शुरुआत की बात है। चीन टुकड़ों में बिखरा हुआ था और अलग अलग इलाकों पर अलग अलग नेताओं का राज था। इन्हीं में से एक शक्तिशाली क्रांतिकारी नेता थे सुन यात सेन, जो बिखरे हुए और कमजोर चीन को देख बेहद नाखुश थे। इसीलिए साल 1912 में उन्होंने कुओमिंतांग यानी कि केएमटी नाम से अपनी एक पार्टी बनाई और जिस तरह सरदार पटेल ने अलग अलग रियासतों को जोड़कर भारत को एक देश बनाया था, ठीक उसी तरह उन्होंने भी बिखरे हुए चीन को जोड़कर रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। सेन चीन के पहले राष्ट्रपति बने। वो चीन को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये सपना पूरा हो पाता इससे पहले ही उनका देहांत हो गया, जिसके बाद केएमटी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। इसमें पहली थी नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ त्से तुंग माओ, जिन्हें इतिहास में सबसे सनकी तानाशाह माओ जेडोंग के नाम से भी जाना जाता है। माओ की फोर्स को रेड आर्मी भी कहा जाता था। 1927 में चीन की इन दोनों पार्टियों के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। 1949 आते आते माओ इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने तख्ता पलट करने की ठानी। मदद मांगने वो पहुंचे कम्युनिस्टों के मसीहा रूस के पास। रूस पर उन दिनों स्टालिन का राज था। स्टालिन ने मिलने के लिए माओ को 2 दिन तक इंतजार करवाया, लेकिन जब माओ टस से मस नहीं हुए तब स्टालिन को उनसे मिलना पड़ा। स्टालिन ने न सिर्फ माओ से मुलाकात की बल्कि मदद करने का वादा भी किया। रूस की मदद से माओ चीन में तख्ता पलट करने में कामयाब तो हो गए और केएमटी की सरकार को उखाड़ फेंका। उनके लोगों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। अब केएमटी के लोगों को जान बचाने के लिए किसी सेफ जगह की तलाश थी और ये जगह उन्हें मिली ताइवान पर। ईस्ट और साउथ चाइना सी से घिरा ताइवान 35,980 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक खूबसूरत आइलैंड था। ये चाइना से 160 किलोमीटर दूर था, जहां केएमटी के नेता रातों रात अपने 1.5 मिलियन लोगों को लेकर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने एक नया देश बनाया जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। उधर चीन में माओ जेडोंग नए राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने देश का नाम रखा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस तरह धरती पर 2 चीन बन गए और दुनिया भर के देश हैरत में पड़ गए कि वो असली चीन माने तो माने किसे। इतिहास बताता है कि उस वक्त ताइवान में बैठी केएमटी की सरकार का दुनिया भर के देशों के साथ उठना बैठना था। वो खुलेआम माओ की सरकार को इल्लीगल बताते। वो कहते थे कि वक्त आने पर वो पूरे चीन पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। अमेरिका भी उन्हीं के साथ था। इसलिए दुनिया भर के देशों ने ताइवान की गवर्नमेंट को ही चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट माना। यूएन में चाइना की सीट ताइवान को मिली और दुनिया के लिए चीन की सरकार ताइवान से चलने लगी। लेकिन फिर 1971 में कुछ ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने ताइवान को बाहर कर उसकी सीट चाइना को दे दी। बड़े बड़े देशों ने ताइवान को अलग और आजाद देश मानने से इनकार कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की ऑफिशियल गवर्नमेंट मान लिया गया और उल्टा चीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि पूरा का पूरा ताइवान ही उसका है और एक दिन वो इस पर कब्जा करके रहेगा। दोस्तों, आज चीन और ताइवान के बीच की तल्खियां जग जाहिर है। आए दिन चीन के फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स ताइवान में घुसपैठ करते हैं। ताइवान ने खुद माना कि 2027 में चीन उन पर हमला करेगा। वहीं खुद चीन ने ताइवान को हड़पने का ब्लूप्रिंट जारी किया है। लेकिन सवाल आता है क्यों? क्या है ताइवान के पास ऐसा जो चीन उसे हड़पने के लिए इतना बेकरार है? जब दोनों देशों का रिश्ता 1950 में ही खत्म हो गया था, तो अब चीन को ताइवान क्यों चाहिए? क्या होगा अगर चीन ने ताइवान पर अटैक कर दिया? और क्यों दुनिया के लिए ताइवान को बचाना जरूरी है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है चीन के इतिहास की गहराइयों में, जिसे जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब चाइना पर मिंग डायनेस्टी रूल किया करती थी। सदियों पहले की बात है। जिस तरह भारत पर मुगल और मराठा जैसे अलग अलग राजा राज किया करते थे, उसी तरह चीन पर भी अलग अलग राजाओं का राज रहा। 16th सेंचुरी में यहाँ पर मिंग डायनेस्टी रूल किया करती थी, लेकिन 1683 में क्विंग डायनेस्टी के शक्तिशाली राजाओं ने उन्हें हरा दिया और चीन पर राज करने लगे। वहीं ताइवान पर पहले इंसानी कदम तब पड़े जब साउथ चाइना सी से ऑस्ट्रोनेशियन ट्राइब के लोग यहाँ रहने आए। उनके बाद कई बरसों तक ताइवान खाली पड़ा रहा। वैसे तो ताइवान में खूब सारे नेचुरल रिसोर्स और गोल्ड रिजर्व थे, लेकिन पानी से घिरा होने के कारण यहाँ पहुंचना आसान नहीं था।
1624 में ताइवान पर यूरोपियन लुटेरों की नजर पड़ी और नीदरलैंड्स ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। उस दौर में नीदरलैंड्स को हॉलैंड और यहाँ के लोगों को डच कहा करते थे। डच वाटर ट्रेड करने में माहिर होते थे, इसलिए ताइवान पर कंट्रोल करना उनके लिए आसान था। कई सालों तक ताइवान डच कॉलोनी बनकर रहा, लेकिन फिर क्विंग डायनेस्टी से हारकर आए मिंग राजाओं ने डचों को यहाँ से भगा दिया और खुद यहाँ रहने लगे। जब इस बात का पता क्विंग डायनेस्टी के राजाओं को लगा तो उन्होंने ताइवान पर भी हमला कर दिया। इस तरह ताइवान समेत पूरे चीन पर क्विंग डायनेस्टी का राज हो गया, जो 1895 तक बरकरार रहा। इसी पीरियड में बहुत सारे लोग चाइना से ताइवान शिफ्ट हो गए, जिनमें से ज्यादातर लोग होक्लो चाइनीज थे। ये फुकेन प्रोविंस से आए थे। आज भी ताइवान में इन्हीं लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हालांकि चाइनीज रिकॉर्ड में ताइवान का पहला जिक्र आता है 239 एडी में, जब चीन के एक राजा ने अपनी फोर्स को ताइवान भेजा था। मजे की बात तो यह है कि चाइना इसी फैक्ट को रेफर करके ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन इतिहास बताता है कि 19वीं सदी आते आते चीन पर क्विंग डायनेस्टी की पकड़ कमजोर होने लगी थी। वहीं चीन का पड़ोसी जापान दिनों दिन ताकतवर होता जा रहा था। चीन को कमजोर पाकर 1895 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया और इसी के साथ दोनों देशों में पहला सीनो जापानीज वॉर लड़ा गया। कहते हैं कि इस जंग में चीन हार गया और जापान ने ताइवान, चीन और कोरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि चीन को कमजोर देख यूरोपियंस भी यहाँ आ गए और उन्होंने चाइनीज कल्चर को ठीक उसी तरह खत्म करना शुरू कर दिया जिस तरह वो इंडियन कल्चर को खत्म कर रहे थे। अगले 50 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। चीन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और लोगों में क्विंग राजाओं के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। यही गुस्सा एक क्रांतिकारी नेता सुन यात सेन में भी था। वो चीन के छोटे छोटे टुकड़ों को ठोक पींच कर एक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लोगों को एकजुट किया और केएमटी पार्टी बनाई, जिसके बाद चीन में सिन्हाई रिवॉल्यूशन हुआ और जनता ने क्विंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। हालांकि ताइवान पर अब भी जापान का कब्जा था। इधर 1925 में चीन की कहानी में एक और ट्विस्ट आया, जब सुन यात सेन का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद केएमटी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी को माओ जेडोंग, वहीं नेशनलिस्ट पार्टी को चियांग काई शेक लीड कर रहे थे। नेशनलिस्ट पार्टी चाहती थी कि जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप चाहती थी। 1927 में इन दोनों पार्टियों के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसके कारण चीन में भयानक खून खराबा मचा। घाई की गलियों में हजारों लोगों को मारा गया और चीन के हालात बद से बदतर होने लगे। इसका फायदा उठाकर 1937 में जापान ने चीन पर फिर से अटैक कर दिया और इसी के साथ सेकेंड सिनो जापानीज वॉर शुरू हो गया। इस जंग में जापान की जीत हुई और उसने मंचूरिया पर कब्जा करके हजारों लोगों का मर्डर कर दिया। जापानीज फोर्सेस कितनी खूंखार थी, कैसे वो हमला करती थी और दुश्मनों का क्या हाल करती थी, इसकी रियल स्टोरी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। और यही कारण था कि जापान से लड़ने के लिए चीन की दोनों पार्टियां फिर से एक हो गई। हालांकि जापान को हराना इतना आसान नहीं था। 1945 तक चीन पर जापान का कब्जा रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, तब जापान को सरेंडर करना पड़ा। अब जापानीज आर्मी चीन छोड़कर चली गई और उसने ताइवान को भी आजाद कर दिया। यूके, यूएस और एलाइड कंट्रीज की सहमति से ताइवान का कंट्रोल चीन को दे दिया गया। लेकिन 1946 में चाइना में फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया। इस वॉर को माओ की रेड आर्मी जीत जाती है और नेशनलिस्ट पार्टी को चीन छोड़कर ताइवान भागना पड़ता है। बीजिंग में माओ सरकार बनाते हैं और चीन बन जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं ताइवान में केएमटी पार्टी के चियांग काई शेक रूल करते हैं और ताइवान बन जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चियांग काई शेक चीन को हासिल करना चाहते थे और माओ ताइवान को। इसी वजह से चाइना ताइवान डिस्प्यूट की शुरुआत हुई। कहते हैं कि माओ ताइवान को जीत भी जाते अगर वक्त रहते अमेरिका बीच में नहीं आता। वो ऐसे कि तब ताइवान की सरकार और अमेरिका में पक्की दोस्ती हुआ करती थी। तभी तो जब 19 अक्टूबर 1950 को कोरिया वॉर हुआ, तब अमेरिका ने ताइवान को इससे दूर रखा। उसने ताइवान को न्यूट्रल घोषित कर दिया। ये जंग करीब 3 साल चली। तब तक अमेरिका के वॉरशिप ताइवान के आसपास ही मंडराते रहे और माओ को चुप रहना पड़ा। लेकिन 1953 में वॉर खत्म होने के बाद जैसे ही अमेरिका ने अपने वॉरशिप वापस बुलाए,
वैसे ही माओ ने ताइवान पर हमला कर दिया। करीब 7 महीनों तक दोनों के बीच जंग चली और चीन ने ताइवान के कुछ आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो ताइवान को पूरी तरह जीत पाता उससे पहले ही अमेरिका दोबारा मैदान में आया। अमेरिका ने ताइवान स्टेट में अपने वॉरशिप तैनात कर दिए और जंग अब चाइना वर्सेस अमेरिका में तब्दील होती नजर आ रही थी। इस वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा और ताइवान का इंडिपेंडेंट स्टेटस बरकरार रहा। लेकिन सवाल ये आता है कि ताइवान के लिए अमेरिका ने चीन से पंगा क्यों मोल लिया? इसके पीछे की असल वजह जानने के लिए हमें उस दौर के वर्ल्ड सिनेरियो को समझना होगा। कहते हैं कि उस जमाने में अमेरिका और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर चल रहा था और माओ की सरकार तो यूएसएसआर के सपोर्ट से ही बनी थी। ये कम्युनिस्ट थे और अमेरिका कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ था, इसलिए उसने ताइवान का साथ दिया और ताइवान की सरकार को ही चाइना की असली सरकार माना। उसने यूएन की सीट भी ताइवान को दे दी और दुनिया के ज्यादातर देशों ने ताइवान को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। इस तरह चीन और ताइवान का झगड़ा चलता रहा और दोनों देशों की जनता इसमें पिसती रही। वो ऐसे कि उस दौर में दोनों देशों में ही तानाशाही थी। ताइवान में अगर चियांग काई शेक के खिलाफ कोई बोलता तो वो उसे कम्युनिस्ट बताकर मरवा देते। चीन में अगर माओ के खिलाफ कोई बोलता तो वो उसे एंटी कम्युनिस्ट बोलकर मरवा देते। बहुत जल्द चीन के लोगों को समझ आ गया कि उन्होंने माओ को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि माओ एक नंबर का सनकी था। किसानों के बीच भगवान बनने के लिए उसने जमींदारों को सूली पर लटका दिया। उसने 30 करोड़ किसानों को जमीन तो बांटी, लेकिन इन्हीं किसानों पर अमीर किसान हुक्म चलाने लगे। जब परेशान होकर किसान अपनी शिकायत लेकर माओ के पास पहुंचे तो पहले तो माओ ने सबकी शिकायतें सुनी और बाद में उन सबको एंटी कम्युनिस्ट बताकर मरवा दिया। कहते हैं कि विरोध करने वाले 10 लाख लोगों को माओ ने संकरी गुफाओं में बोरियों की तरह ठूस दिया था। वहीं एक बार उसे लगा कि गोरैया यानी कि स्पैरो की वजह से चीन में अनाज की कमी हो रही है, तब उसने स्पैरो को मारने के ऑर्डर दे दिए, बिना ये दिमाग लगाए कि अगर स्पैरो खत्म हो गई तो कीड़े मकोड़े फसलों को चट कर जाएंगे। कहते हैं कि माओ के ऑर्डर के बाद पूरा चीन स्पैरो मारने में लग गया। ज्यादा अनाज उगाने की सनक में उसने हेनान प्रोविंस में पहला कम्यून बनवाया और लोगों से ग्रुप फार्मिंग शुरू करवा दी। कहते हैं कि ये कम्यून किसी डोमेट्री की तरह होते थे। एक एक कम्यून में 2000 लोगों को रखा जाता, जहां उनसे दिन रात काम करवाया जाता, फिर भी उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिलता था। ऊपर से महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रखा जाता। हालात ये हो गए कि पति पत्नी तक आपस में नहीं मिल पाते थे। कहते हैं कि माओ की वजह से चीन में फैमिली सिस्टम ही खत्म होने लगा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा स्टील प्रोडक्शन में ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए उसने 10 लाख लोगों को जबरदस्ती मजदूर बना दिया। कार का विरोध करने वाले हर इंसान को वो जेल में ठुसवा देता। उस दौर में 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया। चीन में खाने की कमी हो गई। अकाल और भूखमरी के चलते लोग आदमखोर बन गए। इतने जुल्मों सितम के बाद भी माओ 27 सालों तक चीन पर राज करता रहा। 1976 में माओ की मौत के बाद जाकर चीन के लोगों को राहत मिली। कहते हैं कि माओ का दौर इतना खराब था कि 1949 से लेकर 1987 तक के पीरियड को चाइनीज हिस्ट्री में व्हाइट टेरर के नाम से जाना जाता है। माओ के जाने के बाद डेंग शाओपिंग चीन के नए राष्ट्रपति बने। इधर ताइवान में चियांग काई शेक के बाद उनके बेटे चियांग चिंग कुओ नए रूलर बनते हैं। डेंग शाओपिंग जानते थे कि चीन की जनता माओ से परेशान थी, इसलिए उन्होंने ताइवान पर ज्यादा फोकस करने के बजाय चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत की। उन्होंने चाइना को प्रोडक्शन हब बनाया, नई नई इंडस्ट्रीज यहाँ लेकर आए। देखते ही देखते चीन एक ग्लोबल मार्केट बन गया। तब अमेरिका को भी लगने लगा कि अब चीन में कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका ने चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी। अमेरिका का साथ मिलते ही चीन की ताकत बढ़ गई, जिसका फायदा उठाकर बीजिंग की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने वन चाइना पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जो कहती थी कि एक ही देश है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान भी इसी का हिस्सा है। अगर कोई देश चीन के साथ ट्रेड या किसी भी तरह का रिलेशन रखता है तो उसे वन चाइना पॉलिसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश चीन के साथ ट्रेड करते थे, इसीलिए उन्हें वन चाइना पॉलिसी को मानना पड़ा। इससे ताइवान का इंडिपेंडेंट स्टेटस खत्म होने लगा। इधर 25 अक्टूबर 1971 को ताइवान को यूएन से बाहर कर उसकी सीट भी चाइना को दे दी गई। तब चीन को लगा कि अब ताइवान को कैप्चर करने का सही मौका है।
उसने ताइवान को खुलेआम धमकी दी कि या तो वो शांति से चीन का हिस्सा बन जाए वरना उस पर फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस धमकी से खफा होकर अमेरिका ने 1979 में ताइवान रिलेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान से अच्छे रिलेशन रख सकता था, उसे आर्म्स सप्लाई कर सकता था और अगर चाइना ताइवान पर हमला करे तो अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट भी कर सकता था। अब इस एक्ट के पास होने के बाद ताइवान को फिर से अमेरिका का प्रोटेक्शन मिल गया और यहीं से शुरुआत हुई ताइवान के डेवलपमेंट की। हुआ यूं कि 1988 में ली डेंग हुई ताइवान के 4th प्रेसिडेंट बने, जिन्हें ताइवान के लोग फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते थे। डेंग एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर थे। उनका मानना था कि असली पावर जनता के हाथों में होना चाहिए, इसलिए वो ताइवान में डेमोक्रेसी लेकर आए और फर्स्ट इलेक्शन करवाया। उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया और 2 स्टेट थ्योरी दी। उनकी थ्योरी में साफ कहा गया कि चीन और ताइवान 2 अलग अलग देश है और ताइवान आजाद है। अपने सोशल रिफॉर्म्स के कारण डेंग ताइवान की जनता के चहेते वहीं चीन के दुश्मन बन गए। चीन ने उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें देश को तोड़ने वाला बताया, लेकिन डेंग ने इस पर ध्यान दिए बगैर दूसरे देशों से ताइवान के लिए सपोर्ट जुटाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो इतने फेमस हो गए कि 1995 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने उन्हें डेमोक्रेसी पर स्पीच देने के लिए इनवाइट किया। कहते हैं कि डेंग ने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, इसलिए उन्होंने ठाना कि वो स्पीच जरूर देंगे। लेकिन चीन को ये मंजूर नहीं था कि ताइवान का कोई भी नेता अमेरिका का दौरा करे। फिर भी डेंग 9 जून को अमेरिका पहुंचे और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ताइवान की डेमोक्रेसी को लेकर स्पीच भी दिया। इससे चिढ़कर चीन ने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया। अगले साल 1996 के इलेक्शन से पहले चीन ने ताइवान के लोगों को डराने के लिए युद्धाभ्यास तक कर डाला। उसने नए नए टेस्ट किए और यहाँ तक कि ताइवान स्टेट में M9 रॉकेट भी दागे ताकि लोग डेंग को वोट ना दें। लेकिन ताइवान की जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ और 54% वोटों से जीतकर डेंग एक बार फिर से ताइवान के प्रेसिडेंट बन गए। ताइवान के सुधरते हालातों को देख चीन में भी क्रांति की आग सुलगने लगी। 1989 में चीन के लोगों ने कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए चीन की सेना ने लोगों पर ओपन फायर किया। हजारों लोगों को मार गिराया गया और विरोध करने वालों को जेल में ठूस दिया गया। बीजिंग में एक जगह है तियानमेन स्क्वायर, जहां ये विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। चीन की सरकार ने इसे कुचलने के लिए टैंक भेजे। तब एक बहादुर इंसान इन टैंकों को रोकने के लिए इनके आगे अकेला खड़ा हो गया। कोई नहीं जानता था कि ये कौन था और आगे इसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी तस्वीर दुनिया भर में रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। ये फोटो इसलिए भी खास था क्योंकि चीन ने इसे हर जगह से डिलीट करवा दिया और आज भी चाइना में इसे सर्च करने पर स्क्रीन ब्लैंक नजर आती है। कहते हैं कि चीन के अंदरूनी हालातों को दुनिया से छिपाने के लिए यहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बॉर्डर पर दूसरे देशों के साथ टेंशन क्रिएट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उसने 1 कंट्री 2 सिस्टम नाम की एक पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक ताइवान एक अलग देश की तरह रह सकता था और अपनी अलग गवर्नमेंट भी चला सकता था, लेकिन उसे चाइना में शामिल होना होगा। इसी पॉलिसी के तहत 1997 में उसने हांगकांग को भी खुद में मिलाया था। एक वक्त पर हांगकांग एक अलग देश हुआ करता था। आज भी वहां की सरकार अलग है, लेकिन वो चाइना का ही एक पार्ट है। चीन को लगा कि हांगकांग की तरह ताइवान भी उसका हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ताइवान के लोग इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। जनता के प्रेशर में ताइवान की गवर्नमेंट ने ये ऑफर ठुकरा दिया, जिससे खफा होकर चीन ने 2005 में एक एंटी सेक्सेशन लॉ पास किया। इसमें लिखा था कि अगर ताइवान खुद को एक आज़ाद देश घोषित करता है तो चीन के पास अधिकार है कि वो जबरदस्ती चाइना में ताइवान को मिला ले। हालांकि सवाल ये आता है कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन इतना बेकरार क्यों था? इसका जवाब है सेमीकंडक्टर, जिन्हें आम भाषा में चिप भी कहते हैं। ये चिप्स एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का माइंड होती है। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, कार, एसी या फ्रिज, शायद ही ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज ना होता हो। ताइवान इन सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा हब है। दुनिया के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं। एप्पल, AMD, एनवीडिया, ARM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC चिप सप्लाई करती है।
पिछले साल ताइवान ने 118 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर कैटेगरी में किया था। चीन को भी ताइवान से ही सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि चिप प्रोडक्शन के मामले में चीन ने खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक वो ऐसा कर नहीं पाया। इसीलिए वो ताइवान पर कंट्रोल करना चाहता है ताकि दुनिया के 40% चिप एक्सपोर्ट पर चीन का कंट्रोल हो सके। ट्रेंडफोर्स की माने तो वर्ल्ड मार्केट में इन सेमीकंडक्टर्स का कंपैरिजन ऑयल से होता है, इसीलिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई पर असर पड़ेगा और दुनिया भर की मोबाइल और ऑटो इंडस्ट्री में चिप का संकट खड़ा हो जाएगा, जो किसी भी क्राइसिस से बहुत बड़ा होगा। यही कारण है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका ताइवान से रिश्ते मजबूत करने में लगा है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने डायरेक्टली ताइवान के प्रेसिडेंट से बात की थी। जब बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी में ताइवान के डिप्लोमेट्स को भी बुलाया था। आज अमेरिका ताइवान को बड़े लेवल पर आर्म्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं 2022 में अमेरिका की असेंबली स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी सीक्रेट तरीके से ताइवान के दौरे पर पहुंची थी। कहते हैं कि ताइवान ने नैन्सी का जमकर वेलकम किया, लेकिन इससे बिफरे चीन ने ताइवान को फिर से धमकी दे दी थी। हालांकि इस धमकी पर गौर करने के बजाय ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेंग ने खुद अमेरिका का दौरा किया। साई इंग वेन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उन्होंने 2016 में डीपीपी यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से इलेक्शन जीता था। कहते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने वो सब कुछ किया जो चीन को नापसंद था। इसलिए जब 2020 में फिर से इलेक्शन हुए तो चीन ने ताइवान के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि ताइवान के लोग इससे डरे नहीं और साई इंग वेन 8 मिलियन वोटों से जीतकर दोबारा सत्ता में लौटी। इस बार उन्होंने खुलकर कहा कि हम बीजिंग की सरकार को अपना नहीं मानते। इससे खफा चीन ने ताइवान को युद्ध की धमकी दे डाली। उनके अमेरिका विजिट से नाराज चीन ने ऑपरेशन जॉइंट स्क्वाड शुरू किया, जिसमें 71 फाइटर जेट्स और 45 वॉरप्लेन ने 3 दिनों तक ताइवान को घेरे रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वक्त पर कम्युनिस्टों के डर से चीन छोड़ने वाली केएमटी पार्टी के लीडर्स आज ताइवान और चीन के रिश्तों में सुधार चाहते हैं। वो चीन के साथ रीयूनिफिकेशन के भी पक्ष में है। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर कौन है जो ताइवान का चीन में विलय होते नहीं देखना चाहता? जवाब है ताइवान की जनता। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ के अंदरूनी हालात और भी बुरे हैं। ये बात ताइवान के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं ताइवान के 60% लोग खुद को चीन से अलग मानते हैं और वो चीन से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। जनता डीपीपी को वोट देती है क्योंकि वो आजाद ताइवान की वकालत करती है, जबकि चीन चाहता है कि ताइवान में केएमटी की सरकार बने ताकि रीयूनिफिकेशन हो सके। यही कारण है कि चीन हर बार ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर असर डालने की कोशिश करता है। अभी जनवरी 2024 में ही ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिससे ठीक पहले चीन ने ताइवान को हड़पने का एक ब्लूप्रिंट जारी किया। इस ब्लूप्रिंट में चीन ने बताया कि वो फुजियान रीजन की ताइवान से दूरी घटा रहा है। उसने फुजियान को प्रैक्टिस जोन बनाया है और वो यहाँ ताइवान के लोगों के लिए घर और बिजनेस सेटल करने का इंतजाम कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट की माने तो चाइना ताइवान के लोगों को अपने यहाँ सेटल होने और बिजनेस करने के लिए भी इनवाइट कर रहा है। उसने ताइवानियों को चीन में प्रॉपर्टी खरीदने, स्कूल में एडमिशन लेने और मेडिकल फैसिलिटी के प्रोसेस को आसान बनाने का वादा किया है। चीन ने ताइवान की कंपनियों को चीन के स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट बनने और यहाँ रेडियो और टीवी प्रोडक्शन शुरू करने का भी न्योता दिया है। वहीं डर दिखाने के लिए झूमिंग नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है। झूमिंग यानी कि चेजिंग ड्रीम्स। इस डॉक्यूमेंट्री में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के सैनिक ताइवान पर हमले की ट्रेनिंग करते नजर आ रहे थे। चीन का कहना था कि उसने PLA के 96 साल पूरे होने पर यह दिखाने की कोशिश की है कि उसकी सेना किसी भी पल जंग के लिए तैयार है। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए चीन ताइवान की डिफेंस फोर्स को PLA का कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता था। 8 एपिसोड की इस डॉक्यूमेंट्री को चीन ने लोकल मीडिया CCTV पर जारी किया। इतना ही नहीं, इलेक्शन से पहले ताइवान की जनता को डराने के लिए उसने अपने एयर बैलून और फाइटर जेट्स भी भेजे। 24 घंटे में चाइनीज एयरफोर्स के 40 एयरक्राफ्ट साउथ ताइवान में दाखिल हुए। चीन ने ताइवान के वोटर्स को वार्निंग दी और कहा कि अगर वो जंग से बचना चाहते हैं तो सही ऑप्शन चुने, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ताइवान में रिकॉर्ड तोड़ 70% वोटिंग हुई
और डीपीपी पार्टी के विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए प्रेसिडेंट बन गए। हालांकि ताइवान के लोग भी ये जानते हैं कि चीन एक न एक दिन उन पर हमला जरूर करेगा। खुद ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न ने यह दावा किया कि चीन 2027 में ताइवान पर हमला करेगा। ऐसे में ताइवान को दूसरे देशों की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि अगर चीन और ताइवान में जंग हुई तो बेशक चीन ही भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के पास PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। इस आर्मी को 1927 में माओ जेडोंग ने बनाया था। शुरुआत में इसे चाइनीज वर्कर्स एंड पीजेंट्स रेड आर्मी भी कहा जाता था, लेकिन सिनो जापानीज वॉर के दौरान इसे नेशनल रिवॉल्यूशन आर्मी कहा जाने लगा। तब 8 रूट आर्मी एंड न्यू फोर्ट आर्मी इसकी 2 मेन यूनिट हुआ करती थी, लेकिन 1945 में जापान के जाने के बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। 1949 का सिविल वॉर जीतने के बाद माओ ने आर्मी को रीयूनाइट किया और PLA नाम दिया। आज PLA की 6 ब्रांच है, जिनमें ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स और जॉइंट सर्विसेज लॉजिस्टिक फोर्स शामिल हैं। कहते हैं कि PLA दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर आर्मी है। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ही PLA के चीफ होते हैं और फिलहाल शी जिनपिंग इसके प्रमुख हैं। 1980 के बाद से PLA लगातार ताकतवर हुई है, इसलिए पूरी दुनिया को ताइवान की चिंता सता रही है। आज भले ही गिनती के 14 छोटे मोटे देश ताइवान को अलग और आजाद मानते हों, लेकिन ताइवान की आजादी की परवाह हर बड़े देश को है। इसका एक बड़ा कारण सेमीकंडक्टर्स तो है ही, दूसरा कारण ये भी है कि चीन का अपने हर पड़ोसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। भूटान के साथ डोकलाम को लेकर, भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर, जापान के साथ सोकोकू आइलैंड को लेकर चीन का झगड़ा चल रहा है। ऐसे में अगर वो ताइवान को जीत जाता है तो वो बेधड़क होकर दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। तभी तो चीन और ताइवान को एक ही देश मानने के बावजूद अमेरिका ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए तैयार खड़ा रहता है। वहीं हाल ही के सालों में जापान ने भी कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो भी ताइवान को बचाने में अमेरिका का साथ देगा। दोस्तों, आज ताइवान में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और 2021 के डेटा के मुताबिक यहाँ की GDP $774 बिलियन की है। होने को तो ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिकन कंट्री है, लेकिन डेमोक्रेसी की आवाज बनने के कारण आज ये दुनिया के लिए बेहद इम्पोर्टेंट बन गया है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या अमेरिका ताइवान को बचा पाएगा या फिर रूस और यूक्रेन की तरह एक और जंग देखने को मिलेगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं। साथ ही आप ये बताना ना भूलें कि अगली रिपोर्ट आप किस सब्जेक्ट पर देखना चाहेंगे। आप अपने सजेशन हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।